an important chapter, force and law of motion. Start with the definition. A force is an effort that changes the state of an object at rest or at motion. It can change an object's direction and velocity. Force can also change the shape of an object. Force is a vector quantity, which means it has both magnitude and direction. SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन. न्यूटन हमारे पास कैसे आया? F इक्वल टू एम ए होता है. F इक्वल टू एम ए. तो m से kg हो जाएगा. और a से हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसको कंबाइंडली एक नई एसआई यूनिट बनी, वो बनी न्यूटन. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2. फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है या मोशन में है तो तब तक रेस्ट में और मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई बल ना लगाया जाए. तब तक वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा. इस अगर फोर्स लग जाता है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाएगा. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं. When balanced forces are applied to an object, there will be no net effective force acting on the object. Balanced force do not cause a change in motion. Unbalanced force acting on an object change its speed and or direction of motion. It moves in the direction of the force with the highest magnitude. अब ये एक पिक्चर से हम समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर पहली पिक्चर में 300 न्यूटन का फोर्स. 3 लोग मिलकर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. सेकेंड राइट हैंड साइड में भी इक्वल लग रहा है 300 न्यूटन का फोर्स 3 जनों से. तो हमारा क्या होगा? जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा. तो ये हमारी ऐसी कंडीशन है जिसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. सेकंड पिक्चर में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है 400 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है राइट हैंड साइड में 300 न्यूटन का फोर्स. तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. अब इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रहेगी, क्योंकि ये इसलिए इस तरफ रहेगी क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि 100 न्यूटन ज्यादा है, इसलिए इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नेट फोर्स को समझते हैं. When multiple forces act on a body, they can be resolved into one component known as net force acting on the object. फिगर से समझते हैं.
पहले इस फर्स्ट पिक्चर को देखिए आप। राइट हैंड साइड में दो फोर्स लग रहे थे 60 एंड 30 न्यूटन। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, मींस 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 न्यूटन। और इनकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है तो डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड में होगी। सेकेंड फिगर देखेंगे तो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है और 30 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है। लेकिन इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो 30 माइनस 10 होगा, तो मींस 20 न्यूटन तो हमारा नेट फोर्स आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि 30 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ होगी। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ को देखते हैं। फर्स्ट लॉ में सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट अराइज बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू पुश ए टेबल एंड इट डज नॉट मूव is because it is balanced by the frictional force। अब आप इसको देखिए, फिगर को देखिए। सपोज हमने कोई पुशिंग फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसका अपोज करेगा, मतलब उसको मूव नहीं करने देगा। इस केस में हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी फोर्स के। ओके, फर्स्ट लॉ को समझते हैं। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस acted upon by an external unbalanced force. The first law is also called the law of inertia. अब यहाँ एक टर्म आया है inertia. Inertia क्या होता है? Basically, all objects have a tendency to resist the change in the state of motion or rest. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट, जो भी उसकी स्टेट है या मोशन में है या रेस्ट में है, वो उसको कंटिन्यू रखे, उसको छोड़ ना दे। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब सपोज कीजिए हमारे पास दो बकेट हैं, एक बकेट हमारी बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, दूसरी बकेट में हमने उसमें एक सैंड भर दिया फुल। तो क्या होगा, जो जिसमें कुछ नहीं है उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब वो अपने इनर्शिया को ज्यादा देर नहीं रख पाएगा। बट सैंड वाली जो जिसमें सैंड भरा हुआ है इस बकेट में, अगर हम उसको उठाएंगे तो वो उसका अपोज करेगा और वो सोचेगा कि मेरी बकेट जहाँ रखी है वो एज इट इज मेरी पोजीशन वही की वही है, उसको उठाने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि एनर्जिया जो है वो मास पे डिपेंड करती है, यानी कि जो हमारा मास है m kg जो भी होगा वो हमारा मास पे डिपेंड करेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। देखिए आपकी एक बॉल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, अब हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस बॉल पे, ये अनबैलेंस्ड होगा। इस पे हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, ये एक अनबैलेंस्ड होगा। ये किक जैसे हम लगाते हैं ना, वो एक अनबैलेंस्ड होता है। उसके बाद क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। वो एक डायरेक्शन और एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगा जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। जब बॉल हमारी नेट पे जाके टकराती है तो जो नेट होता है वो एक टाइप का अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, क्योंकि वो ही उसको रोक सकता है। आगे है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम पे काम करता है. इम्पैक्ट produced by objects depend on their mass and velocity. The momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. P equals to mv. Vector quantity has direction and magnitude. Second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. F equals to ma. K is the constant if for 1 unit of force and 1 kg mass with the acceleration of 1 meter per second square. The value of K is equals to 1. Therefore, F equals to ma. Conservation of momentum. Suppose there are two objects A and B. Both objects collide with each other. पहले हम समझेंगे कि इन दोनों की कोलिजन से पहले क्या क्या इसका एक्चुअल पोजीशन था. वॉल 1, ये 1 है, ये वॉल 2 है, ये भी वॉल 1 है और ये भी वॉल 2 है. तो बिफोर कोलिजन देखेंगे हम, तो इसका हमारा जो मास होगा वो m1 होगा. वेलोसिटी है वो हमारी u1, इनिशियल वेलोसिटी. मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि v को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी और u को रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से. तो फर्स्ट बॉल का m1 u1 और सेकंड बॉल का m2 u2. आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों जब आपस में टकरा जाएंगे तो इसकी जो मास तो सेम ही रहेगा दोनों बॉल का, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इसलिए इसको हमने फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 से रिप्रेजेंट किया है. अब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mb. p इक्वल्स टू mb होता है. तो हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 u1 फर्स्ट बॉल का प्लस m2 u2. ये इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m1 v1 प्लस m2 m1 v2. ये m2 होगा. ओके, आगे चलते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Newton's third law states that every action have an equal and opposite reaction. Action and reaction forces are equal, opposite and acting on different bodies. एग्जाम्पल से समझिए. जैसे हम किसी स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग भी अपोजिट रिएक्शन करता है और फिर से पुश करता है और अपनी पोजीशन पे आ जाता है. इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा. सपोज हम स्विमिंग के टाइम पे हम पानी को पीछे की तरफ अपने हाथों से करते हैं और पानी हमको आगे बढ़ाता है. तो हम जो हमारा फोर्स है वो आगे पानी की तरफ लग रहा है और पानी हमको हमारी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसी से हम स्विमिंग कर पाते हैं. तो ये हमारे न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ा दिए. फोर्स पढ़ा दिया, फोर्स के अंदर इनर्शिया पढ़ा दिया, मोमेंटम, ये सब चीज़ें हो गई हैं आपकी. तो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा. थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.